विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन। आप सभी को भी मेरा नमस्कार। स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज आप सभी का स्वागत करता है। तो चलिए, आज ये हमारी क्लास होगी शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास यदि आपने पहले नहीं देखी तो पहले जाकर देखिए, फिर आपके ये समझ में आएगी, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो एक अस्तित्व में किस तरह से आया, यानी क्या क्या उसको संघर्ष करना पड़ा, पीछे किस किस अपनी परिभाषा को उन्होंने त्यागा, किस तरह से आगे जो कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये योगदान दिया, वो सभी बातें हमने देखी। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि मनोविज्ञान का उपयोग किन किन क्षेत्रों के अंदर किया जाता है, तो वो हमने देखे पूरे के पूरे। जो आपका सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य, तुलनात्मक, और आपका बाल मनोविज्ञान, किशोर प्रौढ़, और उसमें एक था हमारा, उसका क्षेत्र कौन सा था, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो उस एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर, लैब असिस्टेंट सिलेबस के अंदर क्या दे रखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो हमें पूरे क्षेत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये क्षेत्र पढ़ना है। और इससे संबंधित क्या है, इससे संबंधित क्या क्या है कि एक शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग हम किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, वो ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का यदि बात करें, शिक्षा अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है एजुकेशन। यह एजुकेशन शब्द लेटिन भाषा के, इसके लेटिन भाषा के दो शब्दों, एक शब्द से लिया गया है जिसका नाम क्या है, एजुकेटम। जैसे हमने क्या है, साइकोलॉजी शब्द किसके, ग्रीक या यूनानी, या फिर हमने क्या देखा था, लेटिन भाषा के साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना था, ठीक है। वैसे ही यह लेटिन भाषा के किस वर्ड से लिया गया है, यह एजुकेटम शब्द से लिया गया है। किससे, एजुकेटम शब्द से। एजुकेटम, ये भी एजुकेटम क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और एक आपका ड्यूको, ठीक है। ए और ड्यूको, ए का अर्थ होता है अंदर से, ए का अर्थ है अंदर से, ठीक है, और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। दो शब्दों से मिलकर बना है ए तथा ड्यूको से, ठीक है। ए का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ाना, ठीक है। अंदर से, तो इसका टोटल मिलाकर क्या अर्थ हो गया, एजुकेशन का या एजुकेटम का, अंदर से आगे बढ़ाना। क्या है, अंदर से आगे बढ़ाना। ये समझने के लिए सबसे पहले ये परिभाषा देखिए कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। देखो, एक मनुष्य जो है वो भरपूर मात्रा में शक्तियों से भरा हुआ है, जन्मजात है, वो जन्म से ही उसके अंदर आई है। जन्मजात का क्या अर्थ होता है कि कोई भी चीज जो है जन्मजात यानी जन्म से ही वो लेकर साथ में आया है, ठीक है। अर्जित क्या होता है, एक जन्मजात और एक अर्जित। अर्जित होता है कि बाहर से ग्रहण करना, कि जन्म लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति बाहर से कोई मतलब व्यवहार या कोई चीज जो ग्रहण करता है, अर्जित करता है, उसको बोला जाता है अर्जित, ठीक है। और जन्मजात जो जन्म से साथ लेकर आया है, यानी कि कहने का अर्थ है कि जन्मजात शक्तियों, कि एक व्यक्ति के अंदर सभी की सभी शक्तियाँ होती है, जन्मजात शक्तियाँ होती है। कि एक छोटा बच्चा होता है, देखो आप, छोटा बच्चा होता है, उसको ना चलना है, ना दौड़ना है, ना खेलना है, ना बोलना है, सब कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, उसके अंदर वो सभी की सभी शक्तियाँ हैं उसके अंदर, कि वो चलने के लिए समर्थ हो सकता है, वो दौड़ने के लिए, सब चीज के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, उसके अंदर शक्तियों से भरा पड़ा है कि आगे जिंदगी में उसको क्या करना है, उसके लिए क्या क्या है। लेकिन उन शक्तियों को क्या है, जगाना पड़ता है, उन शक्तियों को जगाना पड़ता है। अंदर जो जन्मजात शक्ति है वो भरी पड़ी है, उनको बाहर से, कि यदि उस एक छोटा बच्चा, यदि हम उसको पैदल चलने नहीं सिखाएं, माना आप उनको कहाँ, एक खाट पे या कहीं उनको बैठाए रखे या उसको उठाए रखे, कभी उसको नीचे ही नहीं छोड़े, तो वो क्या, वो चलना सीखेगा, नहीं सीखेगा। कि इसका अर्थ क्या है कि यदि एक बालक को आप
स्टार्ट से ही, शिशुअवस्था से ही आप उसको उठाए जा रहे हो, आप उसको चलने नहीं दे रहे हो, उसको उन परिस्थितियों में नहीं डाल रहे हो जिससे वो चलना सीखता है, तो क्या वो बच्चा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनको बाहर से उन शक्तियों को नहीं जगा पा रहा है। ठीक है, एक जो बच्चा है उसको बाहर जो वातावरण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये है कि जन्मजात शक्तियों को क्या है, जगाना पड़ता है, अंदर से बाहर लाना पड़ता है। और ये अंदर से बाहर कौन ला सकता है? ये है आपकी शिक्षा। तभी तो कहते हैं कि एक बच्चे का जो सबसे पहला विद्यालय यदि कहें तो कौन होता है? परिवार होता है। परिवार होता है, उसके अंदर शिक्षिका, प्रथम शिक्षिका किसको कहा जाता है? एक माँ को कहा जाता है। ठीक है, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो क्या है, धीरे धीरे चलना सीखेगा, घुटनों के बल, सबसे पहले घुटनों के बल, सबसे पहले बैठना सीखेगा, बैठना सीखने के बाद घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे करके क्या है, खड़ा होकर पैदल चलने सीखेगा, फिर वो शब्दों का प्रयोग करने लगेगा, बोलना सीखेगा साथ साथ में। ठीक है, इस तरह से उनके अंदर से जो शक्तियाँ जागृत हो रही है, तो वो किसके कारण हो रही है? बाहर से उसको तैयार किया जाता है, या बाहर ऐसा वातावरण दिया जाता है जिससे एक बालक क्या है, अपने अंदर की शक्तियों को बाहर की तरफ विकास कर सके। ठीक है, ये तो था कि एक बच्चे का जो, बालक का जो विकास है उसके थ्रू जो शिक्षा देकर उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। फिर आता है सेकंड, बच्चे की शिक्षा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको स्कूल में भेजा जाता है, कि स्कूल के अंदर क्या है, ऑलराउंड यानी सामाजिक तौर तरीके पे उसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा उसके अंदर छुपी हुई जो शक्ति है वो बाहर ला सके। तो देखिए कि शिक्षा के द्वारा जन्मजात शक्तियों को, किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करना। किस दिशा में? उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये किसके अंदर किया जाता है? ये आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या किया जाता है? शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको बाहर निकालना, अंदर से जो छुपी हुई शक्ति उसको बाहर निकालने की ओर क्या है, उचित दिशा में क्या किया जाता है, विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, क्या है कि एक परिवार में छोटा बालक है। ठीक है, अब वो उन्होंने जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हो गया। अब उसके जो परिवार में क्या है, एक बढ़िया अच्छा समृद्ध परिवार है, एक जिसको बोलने की भी नॉलेज नहीं है, मतलब दो परिवारों की तुलना करके हम देखते हैं। एक अच्छा जिसको मतलब अच्छी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को खेलना ये नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, और उसके चाचा ताऊ हैं, सब मतलब व्यवहारिक सब बढ़िया है। एक परिवार ऐसा है जिसके अंदर क्या है, पूरे दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, मम्मी पापा भी लड़ते हैं, दादा दादी भी लड़ते हैं, सब लड़ते जाते हैं, और पता नहीं ऐसे ऐसे सब बोलते हैं कि बच्चे सुन के वो उनके सीख जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे परिवार, दो परिवार, उसके अंदर एक जो अच्छा समृद्ध परिवार है उसके अंदर बच्चा पल रहा है, एक जो दूसरा जिसको बोलने की नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ नहीं, पूरे दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, उसके अंदर बच्चा पल रहा है। अब आप अंतर समझो, किसके अंदर बच्चे का विकास अच्छा होगा? ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जो अपने माहौल में जो देखता है वो ही ग्रहण करता है, वो ही सीखता जाता है। वैसा ही तो बच्चे को कौन सी उचित दिशा मिलनी जरूरी है। ये पूरे दिन झगड़ेगा तो वो ही झगड़ा सीखेगा, और फिर आगे जाकर क्या है, उस पर दोष डाला जाता है कि ये नालायक, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो कम से कम आप भी अपने पीछे का जो देखो ना, आपने जब बच्चा पल रहा था, बड़ा हो रहा था, उस टाइम कैसे शब्दों का प्रयोग किया, तो बच्चे ने ग्रहण कर लिया। ये तो निश्चित सी बात है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो अधिगम के द्वारा क्या है, ज्ञान को ग्रहण करेगा। तो कहने का अर्थ है कि कभी भी बच्चों के सामने आप शब्द का प्रयोग न करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, और उनके सामने कभी भी ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा वो उन चीज को ज्यादा ग्रहण करता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि उचित दिशा में मार्गदर्शन होना जरूरी है। शिक्षा वही तभी सफल हो सकती है जब एक बच्चे को उचित दिशा में उसको मार्गदर्शन दिया जाता है। अब क्या विद्यालय में भी क्या होता है, बच्चे को यदि वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है,
तो सबसे पहले बच्चे को उसके शिक्षक को ये उनकी जानकारी होना चाहिए, उनकी निदान करना चाहिए। निदान का अर्थ समझ रहे हैं ना, क्या है निदान का अर्थ? हमने क्या देखा था पीछे? समस्या की पहचान करना। उपचार का अर्थ हमने क्या देखा था? उस समस्या का समाधान करना। यानी कि सबसे पहले एक शिक्षक जो है उसको क्या करना चाहिए शिक्षार्थी के लिए, कि वो जो बच्चा है वो यदि पढ़ नहीं पा रहा है तो उसके अंदर क्या समस्या आ रही है। या तो वो घर के पारिवारिक कारणों से नहीं पढ़ रहा है, या फिर उसके जो उनकी बुद्धि है वो नहीं है, या कुछ मतलब उसके, या फिर वो विशिष्ट बालक है अलग, जैसे पिछड़े वर्ग का बालक या मंद बुद्धि बालक। सबसे पहले उसकी पहचान करो। लेकिन शिक्षक क्या करता है? उस पर थोपता है, क्यों रे तू याद क्यों नहीं करके लाया, कल तू नहीं लाया तो एक चांटा लगाऊंगा, जन्मों तक याद रखेगा। ये सब ऐसे करने से वो बच्चा डर के मारे अंदर ही अंदर खाए जाएगा। यानी कि उसकी शक्तियां बाहर निकलनी चाहिए। जन्मजात छुपी हुई जो शक्ति बाहर निकलने की बजाय वो अंदर ही दबी जा रही है। क्यों? वो डर रहा है, डर बैठ गया कि कल टीचर मेरे को पीटेगा, ये करेगा। घर पे भी पूरे दिन यही रट लगाए रहता है कि नहीं मम्मा मेरे को कल मेरे टीचर्स पीटेंगे, मैं क्या करूं, मेरी याद नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। और तो और घर वाले भी, मम्मी पापा भी इनको डांट दे, क्यों तेरे से याद नहीं किया जाता क्या? याद करे ना, कल देखना मैं तेरे टीचर के पास जाऊंगी और क्या क्या इसको ऐसी पिटाई करना कि ये है ना, पढ़े तो क्या इसकी आगे की अक्ल भी पहले ही आ जाए। कम से कम उस बच्चे के बारे में सोचो तो सही ना, कि वो किस कारणों से नहीं पढ़ रहा है। तो क्या है, एक बच्चे को उचित मार्गदर्शन मिलना जरूरी है, उचित दिशा मिलनी जरूरी है। ज्ञान दो, यदि वो बच्चा कमजोर है तो उसको उस स्तर का ज्ञान दो ना। सभी बच्चों के साथ ज्ञान क्यों दे रहे हो? उसको थोड़ा अलग दे दो, फिर वो जैसे उस स्तर का आ जाए फिर उसको उसी स्तर में बैठा दो। तो ये मेरा बताने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं उसको बाहर निकालने के लिए उचित दिशा होनी जरूरी है। उचित दिशा होनी जरूरी है कि कौन से प्रकार का बालक किस प्रकार की और किस दिशा में सीखना चाहता है। ठीक है, तो देखिए ये था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। फिर क्या है कि ये लैटिन के दो शब्द दिए हुए हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। पहले भी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन मैंने देखे थे। एजुकेयर तथा एजुसियर। इंग्लिश में भी वर्ड याद रखना, क्योंकि ये EDUCARE बस थोड़े से ही ए और ई का अर्थ है। बस यहाँ क्या है, ए है और यहाँ ई है। अपन क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमने नहीं पढ़ा था। दोनों ही वर्ड क्या है, शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। कि ऐसे शब्द दे दे, ई से ऐसे ही कोई और शब्द होगा, ये दो दे दे और एक एजुकेशन दे। निम्न में से शिक्षा का अर्थ कौन ग्रहण करता है? ऐसे क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से शिक्षा का अर्थ कौन ग्रहण करता है? एजुसियर, एजुकेयर, एजुकेटम या एजुकेशन। ठीक है, एक और अलग दे दे तो आपको जो अलग दे वो याद रख लेना है। ये तीनों ही वर्ड क्या है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अब देखो, अब इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या परिभाषाएं दी, तो वो परिभाषाएं देख लेना। ये मैं इंपॉर्टेंट परिभाषाएं यहाँ लेके आई हूँ। बाकी क्या है जो परिभाषा और भी उसमें मिलेगी ना मेरे को, तो मैं आपको क्या टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो वहां से आप थोड़ा सा देख लेना, जिससे आप यदि परीक्षा में वहां से आ जाए तो आप उनका भी जवाब दे सको। ठीक है, कि परिभाषाएं क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान हमको पता है कि मनोविज्ञान का एक क्या है, क्षेत्र है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसका संबंध किससे है? अध्यापन से और अधिगम से है। इसका क्या अर्थ है? अध्यापन यानी एक बच्चे की जो अंदर की शक्तियां हैं वो बाहर लाने के लिए उसको क्या है, उसको शिक्षा देनी है। ठीक है, उसको बाहरी वातावरण ऐसा देना है जिससे वो बच्चा क्या है, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकाले। ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है सीखने से, कि सिखाना बच्चे को। ठीक है, कि बच्चे में क्षमता है सीखने की, याद करने की, लेकिन उनको पता थोड़ी ना है कि ये चीज ऐसे होती है।
देखो सबसे पहले बच्चा आता है, उसको नहीं मालूम होता है कि कौन दादा है, कौन दादी है, कौन नाना है, कौन नानी है, कौन चाचा है, कौन ताऊ है। तो फिर उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, उनके पास में बैठ के, देखो बेटा ये चाचा है, देखो बेटा ये दादा है, को बोलो बेटा दादा, बोलो बेटा दादी। उसको क्या किया जाता है, बाहर से उसको शिक्षा दी जाती है। वही तो एक शिक्षा ही तो है, ठीक है। तो उनके जो अंदर क्षमता है उनके अंदर बोलने की, कि दादा कह सकता है, नाना कह सकता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस तरह से कहना है, कौन से वर्ड यूज करना है। तो उनको क्या है, उनके माता पिता क्या है, उनको शिक्षा देते हैं, बेटा ये दादा है, ये नानी है। वैसे ही क्या है, जो एक स्कूल के अंदर भी हम देखें तो बालक को क्या है, सिखाया जाता है कि इस तरह से माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, ये भी सिखाया जाता है। उसके बाद क्या है, किताबों का ज्ञान, कि इस पृथ्वी पे ये होता है, ये होता है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो सीखने का जो अर्थ है, सीखना, और बच्चे को क्या है, अध्यापन करवाना। अध्यापन उनको बार बार दोहरान करके, प्रयास के द्वारा उनको आगे बढ़ाना। ये अर्थ किसने बताया कि यह जो अर्थ है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ये किसने दी परिभाषा, स्किनर ने। स्किनर ने क्या कहा, याद रखना, कि जिसका संबंध, किसका, मनोविज्ञान की शाखा जिसका संबंध क्या है, अध्यापन और अधिगम से। देखो सबसे अच्छा बढ़िया तरीका बताती हूँ आपको कि परिभाषा को कैसे याद करें। एक तो आप जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उसके वर्ड को आप उस परिभाषा में ऐड कर दीजिए, मतलब इस परिभाषा से लिंक बैठा दीजिए, उस परिभाषा से लिंक बिठा दीजिए। कैसे, अध्यापन और अधिगम। क्या आ रहा है, अध्यापन और अधिगम, बस ये 2 वर्ड याद रख लो, अध्यापन और अधिगम। अध्यापन और अधिगम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ये किसने कहा, स्किनर ने। ये किसने कहा, स्किनर ने। क्या, कि अध्यापन और अधिगम से संबंध किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान से। अध्यापन और अधिगम का संबंध किससे है, शिक्षा मनोविज्ञान से। 3-4 बार मेरे साथ साथ बोलो, अध्यापन और अधिगम का संबंध किससे है, शिक्षा मनोविज्ञान से। अध्यापन और अधिगम का संबंध किससे है, शिक्षा मनोविज्ञान से। ये परिभाषा किसने दी, स्किनर ने, ठीक है। फिर देखिए इन्होंने एक परिभाषा और दी कि मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। कि देखो मानवीय व्यवहार का, जैसे मैंने क्या कहा कि एक छोटा बच्चा है, उसको दादा नाना नानी ये सब सिखाया जाता है, कहाँ, परिवार के अंदर। वो मनोविज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर आता है, बाल विकास के अंदर। उसका पूरा का पूरा वर्णन किया जाता है बाल विकास के अंदर, कि एक बालक का विकास कैसे होता है, जब वो जन्म से लेकर 1 वर्ष का होता है, जब वो 2 से लेकर 4 वर्ष का होता है, फिर 5 से लेकर 12 वर्ष का होता है। इस तरह से क्या किया जाता है, उसके बालक का विकास की जो अध्ययन किया जाता है वो आता है बाल विकास के अंदर, जो हमने देखा था, जो मनोविज्ञान का क्षेत्र था। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या होगा कि जो उनका व्यवहार है, मानवीय व्यवहार है, उनको शिक्षा के द्वारा क्या करना, उसको शैक्षिक परिस्थितियों में, कि उनकी शिक्षा के थ्रू परिस्थिति दी जाती है। अब देखो यदि बच्चा घर पे ही सब कुछ सीख जाता है, यानी उसको शैक्षिक परिस्थिति नहीं दी जाती, या विद्यालय में नहीं भेजा जाता, तो क्या वो बच्चा शैक्षिक परिस्थिति में ज्ञान ग्रहण कर पाता, नहीं कर पाता। यदि ये सारी व्यवस्था परिवार में होती तो स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं होती। देखो एक छोटा बालक जिसको यदि घर पे ही सभी कुछ शैक्षिक परिस्थिति दे दी जाती तो विद्यालय भेजने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या है कि बच्चों को विद्यालय क्यों भेजा जाता है, कि उनके शैक्षिक परिस्थितियां क्या है उसके सामने लाई जाए। शैक्षिक परिस्थितियों का अर्थ क्या है कि शिक्षा के अंदर, जैसे क्या है, एक बच्चे को जो अपन पीछे के जो महान आत्माएं या महान जो व्यक्ति थे, महान पुरुषों का उसके सामने वर्णन करके सिखाया जाता है कि बच्चा किस तरह से ग्रहण कर सकता है। बच्चे में एक तो क्या है, कॉपी करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, कि बच्चा दूसरों को देख कर व्यवहार सीखता है, दूसरों का देख कर क्या करता है, व्यवहार सीखता है, ठीक है। वो आता है आपका अधिगम के थ्रू। किस तरह से, कि बच्चा सोचता है कि हाँ मेरे को अमिताभ बच्चन बनना है, मेरे को वो बनना है, मेरे को ये करना है, मैं तो सलमान खान बन के रहूँगा, ये देखो मेरी बॉडी ये रही। वो क्या करता है, दूसरों को व्यवहार सीखता है। तो बच्चों को क्या किया जाता है, स्कूल के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ दी जाती है,
क्या किया जाता है, उनको पुराने महापुरुषों के बारे में। अब कई बार मैंने सुना है बच्चे बोलते हैं कि मैडम ये सब कुछ करके गए, लेकिन हमको ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है। वो नहीं जानते उनको क्यों पढ़ना पड़ रहा है। उनको इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि वो देख के अपने अंदर से उन शक्तियों को जगाए कि क्या काश हम भी ऐसा करें तो हमारा भी नाम आ गया, ये आएगा वो आएगा। ठीक है, तो वो उनको क्या दी जा रही है, शैक्षिक परिस्थिति दी जा रही है। ठीक है, तो वो उन शैक्षिक परिस्थितियों में ज्ञान क्या करेगा, ज्यादा ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा स्किनर ने कि मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। वो किसके अंतर्गत करता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर क्या है, मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा भी किसने दी, स्किनर ने। देखो पहली परिभाषा में तो हमने 2 वर्ड जोड़े, अधिगम और अध्यापन, और इसमें क्या आ जाएगा, मानवीय व्यवहार शैक्षिक परिस्थिति में। मानवीय व्यवहार आपका शैक्षिक परिस्थितियों में किसने दी परिभाषा, स्किनर ने। ठीक है, अब देखो, अब आगे आती है परिभाषा कोल्सनिक की। कोल्सनिक ने क्या कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग। देखो मनोविज्ञान का सिद्धांत क्या कहता है, एक मनोविज्ञान के परिणाम, उससे उन सिद्धांतों के द्वारा परिणाम क्या निकलते हैं। जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या है, सिद्धांत ये कहता है कि एक जो बालक है उसको उसके मन यानी मस्तिष्क, उनको मस्तिष्क के द्वारा उनके व्यवहार को यदि ज्ञान का समझना है, देखो मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या कहते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत कहते हैं कि यदि बालक का विकास अच्छे प्रकार से करना है, या बालक का विकास ऐसा हो कि जो अपने चाहते हैं कि एक ऐसा हो, उसके लिए उस बालक को क्या है, मनोविज्ञान के थ्रू क्या दिया जाना चाहिए, ज्ञान दिया जाना चाहिए। और मनोविज्ञान एक पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है कि एक बालक को इस तरह से ज्ञान दो या इस तरह से उसको तैयार करो कि वो पूरा का पूरा उसको प्रैक्टिकली देख सके, और अपने जो यहाँ जो मस्तिष्क है उसको सही स्वस्थ रखते हुए, या इससे जो मन से जागृत रहते हुए यदि कोई काम करेगा तो वो अच्छे से होगा। ठीक है, ये आज की आधुनिक प्रणाली है, और ये आधुनिक जब से मनोविज्ञान आया है तब से हमारी शिक्षा में बहुत सारे चेंज आ गए हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ व्याख्यान विधि होती थी, बच्चे को रटन विधि दी जाती थी कि हाँ ये पाठ याद करके लाना और कल मैं सुनूंगा। बच्चा क्या करता था, रटाफिकेशन करता था, नहीं पता था उसको क्या है। लेकिन आज की प्रणाली में क्या किया जाता है, बच्चे को मस्तिष्क से सचेत किया जाता है, जगाया जाता है। कैसे कि उसको ये नहीं कहा जाता ये लेसन याद करके लाना, उससे पहले उसको समझाया जाता है। कैसे कि ये देख लो विज्ञान के क्षेत्र में कि एक पुष्प है, पहले क्या करता कि पुष्प के ये भाग होते आप याद करके ले आना, बच्चा याद करके ले आता रट के। लेकिन आज क्या किया जाता है, एक पुष्प लिया जाता है, उसके सब भागों को बताया जाता है, ये क्या है ये क्या है उसके अंदर से, और उसके आंतरिक काट भी उसको काट के प्रैक्टिकल के द्वारा उसको दिखाया जाता है कि इसके अंदर ये चीज होती है। तो बच्चे के वो ज्ञान क्या रहता है, स्थायी रहता है। ठीक है, तो ये है मनोविज्ञान का चेंज कि पहले और आज की जो आधुनिक प्रणाली है, इसमें जब से मनोविज्ञान सामने आई है, मनोविज्ञान का प्रयोग होने लगा है, तब से क्या क्या चेंज आने लगे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणाम क्या है शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, ये मैंने अभी उदाहरण देके बताया। जैसे पहले क्या था कि व्यवहारिक जो व्याख्यान विधि के थ्रू उनको क्या ये रटाया जाता था, रटन विधि थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, पूरी की पूरी वैज्ञानिक पद्धति या मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा क्या किया जाता है कि बच्चे को पढ़ाना नहीं है, प्रयोगों के द्वारा उनको समझाना है। वो क्या है, वो मनोविज्ञान ही तो है, मनोविज्ञान के सिद्धांत ही तो है। ठीक है, सिद्धांत और परिणाम के द्वारा उनको क्या है शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग दिया जाता है। ये किसने कहा, कोल्सनिक ने। ठीक है, अब इनको कैसे थोड़ा सा इनके नाम से जोड़ लो कि कोल्सनिक यानी कोल ने सैनिक ने क्या किया, कॉल किया किसको, मनोविज्ञान को, कहा कि आपके सिद्धांत और परिणाम मेरे शिक्षा के क्षेत्र में डाल दो। ठीक है, कैसे याद रखोगे, कोल्सनिक यानी कॉल किया किसने, सैनिक ने कॉल किया किसको, मनोविज्ञान को, और कहा कि आपके सिद्धांत और परिणाम मेरे शिक्षा के क्षेत्र में डाल दो। ठीक है, तो आई होप ये परिभाषा समझ में आई होगी। अब देखो, करो एंड करो एक वैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये दो वैज्ञानिक हैं, दो मनोवैज्ञानिक है, एक करो और दूसरा करो।
व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन करता है। कि एक व्यक्ति है, उसकी जन्म से लेकर जब तक वो बूढ़ा होता है तब तक क्या करता है, वो सीखता जाता है। कि जैसे सबसे छोटा बच्चा था, वो क्या है, जैसे ही इस दुनिया में आया तो वो क्या सीखेगा, सबसे पहले जैसे माँ पापा दादा नाना इस तरह से सीखेगा, और ये देखेगा कि इस संसार में क्या क्या व्यवहारिक क्रियाएं हो रही है वो सीखेगा। फिर वो बच्चा क्या है, स्कूल जाने लगेगा तो स्कूल का व्यवहार सीखेगा। फिर वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसको सामाजिक तौर तरीके सीखने को मिलेंगे कि समाज में किस तरह से रहना चाहिए, एक व्यक्ति का दूसरे के साथ किस तरह से संबंध जो है वो अच्छे से रखने चाहिए, ठीक है ना। तो वो पूरा क्या करेगा, जिस जिस तरह से वो क्या है सीखता जा रहा है। फिर जैसे ही वृद्धावस्था आ जाएगी तो उनका जो स्वभाव है वो कैसा हो जाएगा, आदर्श से भरा हुआ तथा नैतिक विकास की तरफ। नैतिक विकास कहें तो कि जीवन में ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पीछे के जीवन में जो सीखा वही बात एक वृद्धावस्था करेगा, ठीक है, वृद्धावस्था में करेगा। जैसे आप बूढ़े दादा दादी के पास जाके बैठते हैं, वो क्या बोलते हैं कि बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये ऊपर वाला ही है और कोई नहीं है। ये वो आदर्श भरी बातें करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में पीछे सीख चुका है कि ये चीज़ ऐसे होती हैं, ठीक है। तो फिर वो आदर्श भरी व्यवहार करेगा। उस टाइम भी वो सीख रहा है, और कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता जाता है तब भी वो सीखता जाता है। मरते मरते भी व्यक्ति सीख जाता है, कि वो ये सीख जाता है कि इस संसार में कौन अपना है तथा कौन पराया है। कि हम आए सब मोह माया में, कहते हैं कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा दादा है, ये मेरा नाना है, मम्मी है, पापा है, लेकिन सब पीछे छूट जाते हैं इस दुनिया में। कुछ साथ लेके नहीं जाते, लेके जाते हैं तो सिर्फ अच्छा ही लेके जाते हैं। अच्छा कर्म करो, जिससे क्या है, आपको दुनिया उसी से पहचानेगी, आपकी सुंदरता से नहीं पहचानेगी कि वो व्यक्ति बहुत सुंदर था, नहीं। यदि आपके गुण खराब है, अच्छे नहीं है, और आप सुंदर हो तो कोई नहीं पहचानेगी। सब ये करेगी सुंदरता से क्या हुआ, देखा वो इतना खराब ही नालायक, ये ऐसा करता वैसा करता। लेकिन यदि एक व्यक्ति कुरूप है तो भी दुनिया उसके पीछे से क्या कहेगी कि रूप तो भगवान की देन है, ये ऊपर वाला देता है, अच्छा रूप है या बुरा रूप है। लेकिन उनके व्यवहार देखा था क्या, बड़ा अच्छा, कि भगवान ऐसे अच्छे व्यक्तियों को ही लेके जाता है, वो भी इस अच्छे व्यक्तियों को नहीं छोड़ता है। ये सब वर्ड होते हैं दुनिया के। कहने का अर्थ है कि अच्छाई करो, अच्छे कर्म करो, तो दुनिया उसी से पहचानेगी। और हम जो मेर तेर करते हैं ना, सब की ये मेरा तेरा, सब छूट जाएगा। तो कहने का अर्थ कि व्यक्ति मरते मरते भी सीखता जाता है कि इस दुनिया में कौन अपना कौन पराया है, ठीक है। तो कि सीखने के अनुभव का वर्णन करता है, यानी कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखता जाता है, सीखने के अनुभव ग्रहण करता जाता है। ये परिभाषा किसने दी, क्रो एंड क्रो ने। अब ऐसे याद करो, कौवा बोलता है क्रो 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 क्रो, क्या है, क्रो, पहला क्रो बोला उन्होंने क्या की, क्या आई, बाल्यावस्था आई या शेषावस्था आई, ठीक है। फिर क्रो बोला, फिर बाल्यावस्था, फिर क्रो बोला, किशोरावस्था आ गई, फिर क्रो बोला, फिर क्या आ गई, प्रौढ़ावस्था आ गई, फिर क्रो बोला, फिर वृद्धावस्था आ गई, फिर अंत आ गई। यानी क्रो 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 के द्वारा क्या है, व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखता जाता है। तो ये परिभाषा ऐसे याद कर लेना, ठीक है। फिर है स्टीफन की, इन्होंने क्या कहा कि शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब देखो क्रमबद्ध अध्ययन, इस पे ध्यान दो। उन्होंने कहा कि व्यक्ति तभी अच्छे से विकास कर पाएगा, एक बालक तभी विकास अच्छे से कर पाएगा कि उसको क्रमबद्ध तरीके से दे रहा है, उसको ज्ञान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। जैसे एक बालक है, अब अपन क्या करते हैं, बच्चे को ऐसे मतलब मान लिया कोरोना का काल आ गया, ठीक है, कोरोना का काल आ गया तो बच्चे को क्या किया जाता है कि थोड़ा सा 6-7 साल का हो गया, क्योंकि उस समय हम स्कूल नहीं भेज पाए, छोटा बच्चा। फिर उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि ये तो 6-7 साल का हो गया, अब हम क्या करें, इनको डायरेक्ट टीचर के पास जाएंगे कि देखो भाई हम कोरोना के समय इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाए और घर पे भी नहीं शिक्षा दे पाए, अब आप इसको क्या करो, आप 2nd क्लास में बिठा दो, जिससे ये जैसे ही 18 वर्ष का हो तो ये पेपर देने के लायक हो जाए और ये जॉब लग जाए। अब देखो कितनी उनकी अच्छी सोच की डायरेक्ट बस उसको जॉब चाहिए,
उनको ये नहीं मालूम कि एक बच्चा कैसे सीख जाएगा सेकंड क्लास का। उन्होंने पहले का ज्ञान ग्रहण नहीं किया है, सीधा वो कैसे सीख जाएगा। तो देखो, कहने का अर्थ है कि बच्चा क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान सीखता है। सबसे पहले बच्चे को केजी की, एलकेजी की, यूकेजी की या फर्स्ट क्लास की उसको शिक्षा दो, फिर जाके वो सेकंड क्लास में सीख पाएगा। ऐसे डायरेक्ट सेकंड क्लास में देने से उसका ज्ञान ग्रहण नहीं हो जाता, या सेकंड क्लास में सीधा बिठाने से वो आगे 18 साल का होते ही जॉब नहीं लग जाएगा। जरूरी थोड़ी ना है, वो नहीं सीख पाएगा कि डायरेक्ट उनको सेकंड क्लास में बैठा दिया। अब वो बच्चा क्या करेगा, उसके पास वाले को तो अच्छा आएगा क्योंकि वो तो पहले क्लास पार करके गए हैं। उसको क्या होगा, वो अपने को कोसेगा अंदर से कि जब टीचर या मैडम उनसे सुनेंगे कि ये सुनाओ, वो बच्चा नहीं सुनेगा। मैडम भी 4 सुना देंगे कि तेरे को ये नहीं आता है क्या, तेरे मम्मी पापा जॉब में लगे हुए फिर भी तेरे को ये नहीं आता है, या फिर तेरे मम्मी पापा इतना होशियार है, इंटेलिजेंट है, फिर भी तेरे को। बच्चा अंदर से कहता है साला मेरे को ये बार बार क्यों बोल रही है। उसको लगता है हाँ, और कुछ ऐसे 4-5 ऐसे वर्ड, गधा है तो गधा है, नालायक है तो ये है। यदि वो मैडम उनको या टीचर 4-5 बार या लगातार 2-4 दिन से ऐसे बोलेगी तो वो बच्चा क्या करेगा, खुद को गधा समझ लेगा कि हाँ तो गधा है तो नालायक है। फिर वो यदि पढ़ना चाहेगा तो भी नहीं पढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले उस बच्चों को जरूरी है कि किस स्तर का ज्ञान उसको चाहिए। अब एक जैसे कि 11वीं क्लास का आप डायरेक्ट 8वीं क्लास में ज्ञान ग्रहण कर लोगे, नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको 8वीं क्लास पास करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको 11वीं क्लास का ज्ञान आएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रम के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से क्रम होता है ना, वैसे कि पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी में, पांचवी में। ठीक है, एक छोटा बच्चा है, आप देखो, यदि आप सबसे पहले उसको मम्मी पापा या उसको जो उच्चारण की जो ध्वनियां है ये नहीं सिखाओ तो क्या वो सीधा ये सीख लेगा कि बेटा मेरे को पानी ला के दे, या ऐसे कहो कि मम्मा आप मेरे को नहला दीजिए। क्या वो एक छोटा सा बच्चा ये बोलना सीख जाएगा कि मम्मा मेरे को नहला दीजिए, या मम्मा मेरे को खाना चाहिए, खाना खिला दीजिए? नहीं ना, वो पहले क्या बोलेगा, मम्मा, मामा, मम्मा, पापा, पापा, देना, देना, ऐसे करेंगे। ठीक है ना, वो क्या सीखेगा, ऐसे से धीरे धीरे करके उच्चारण सीखेगा। वो डायरेक्ट नहीं सीख पाएगा कि मेरे को खाना खिलाइए। इस पूरे वाक्य को सीखने के लिए उसको सबसे पहले एक अक्षर को सीखेगा, फिर शब्द को सीखेगा, फिर 2-2 शब्द को, फिर जाके उसको क्या है, पूरा वाक्य आएगा। तो शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, स्टीफन। कि इन्होंने टिफिन को क्या है, स्टीफन यानी टिफिन जो है, अपन क्या है स्कूल में जो टिफिन लेके जाते हैं या फिर कहीं मतलब अपन काम कर रहे हैं उसमें क्या है, टिफिन जमाते हैं। सबसे पहले क्या है, नीचे रोटी रखते हैं, फिर उसमें सब्जी रखते हैं, फिर ऊपर दही रख लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसको क्रम से टिफिन को जमाते हैं, यानी क्रम से टिफिन को जमाना आपका क्या है, स्टीफन की शैक्षिक विकास क्रमबद्ध अध्ययन। इस तरह से आप इसको जोड़ के याद कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, यानी कि ये जो है ये अपने वर्तमान अस्तित्व में या इसका अस्तित्व कब सामने आया और किस तरह से इन्होंने वैज्ञानिकों ने प्रयास किया जिसके थ्रू ये आगे उभर के आए। तो देखो कि सन 1900 के अंदर क्या है, 1900 से इसकी उत्पत्ति हुई थी। यानी कि सबसे पहले किसी ने तो कहा होगा, किसी ने ये कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान को लागू करो। इसका प्रारंभ कब से हो गया कि शिक्षा को भी मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर शिक्षा को भी मनोविज्ञान खुद अपने एक दर्शन शास्त्र से अलग हुई, फिर इसका अन्य क्षेत्रों के अंदर प्रयोग होने लगा, जैसे बाल विकास के अंदर है, किशोरावस्था के अंदर है, या सामान्य तुलनात्मक मनोविज्ञान के अंदर है। ठीक है ना, फिर क्या हुआ कि शिक्षा के अंदर भी ये शिक्षा के क्षेत्र में कब से प्रयोग में आने लगी। तो देखो शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 1900 ईस्वी में। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, 1900 में। और इसके जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने भरपूर मात्रा में प्रयास किया और जिसके थ्रू ये क्या है 1920 में स्पष्ट और निश्चित स्वरूप में आ गई, कि फिर बोल दिया कि हाँ ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है और ये मनोविज्ञान का क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा के अंदर आप मनोविज्ञान का प्रयोग करो। ठीक है, तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, थार्नडाइक थे, जड थे, टर्मन थे, स्टैनली हॉल थे। ठीक है, तो देखो थार्नडाइक जो है इसको बोला जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक।
पहले भी मैंने बताया था। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। जड़ और टर्मन ये बुद्धि से संबंधित है, ये हम आगे पढ़ेंगे। स्टैनले होल्ड ये क्या है? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी अमेरिका के अंदर, ठीक है। और इन्होंने स्टैनले होल्ड ने क्या है ये किशोरावस्था के बारे में भी पूरा विवरण दिया था। इन्होंने किशोरावस्था को कहा कि ये आंधी तथा तूफान की अवस्था है। स्टैनले होल्ड जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये तो था आपका शिक्षा के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है। चलिए अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर क्या है कि इन क्षेत्रों में क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कि ये जो क्षेत्र है जिसमें यदि शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करेंगे तो वो क्या है और भी बेटर तरीके से उसका विकास होगा, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्र है वो देख लेना। जैसे हमने मनोविज्ञान के क्षेत्र देखे थे वैसे ही हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र भी देखेंगे। क्या है कि वंशानुक्रम का कहते हैं कि एक जो बालक है उसके अंदर जो गुण आए हैं वो क्या है उनके मम्मी पापा से या उनके जो पैतृक गुण हैं उन्हीं से है। यानी कि जो मम्मी पापा में जीन होते हैं, माता पिता में जो जीन पाए जाते हैं वो जीन एक बच्चे के अंदर आते हैं, जिसके कारण क्या है वो जीन उन गुणों के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वो उनको निर्धारित करता है, ठीक है। वो कहलाती है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाता है कि जैसे देखो कि यदि अब इस पीढ़ी में यदि जब से ही सचेत हुए तब से ही अच्छी शिक्षा देने लगे तो जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी ज्ञान से भरपूर हो। कैसे कि जैसे माना जैसे हम क्या है मान लिया हम लोग भी क्या है अच्छे से ज्ञान ग्रहण कर लिया तो आगे जो अपने आने वाली जो संतान है, जैसे मेरे बेटा बेटी है, जैसे मैंने अच्छे से ज्ञान सीख लिया तो जो मेरे बेटा बेटी है वो भी क्या है उसके अंदर भी अच्छे से ज्ञान आ जाएगा, उसके अंदर आएगा तो उनके होने वाले बेटा बेटी भी उनके भी क्या है अच्छे से ज्ञान होगा, जिससे क्या है शिक्षा के द्वारा क्या किया जा सकता है उसके वंशानुक्रम में सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो विकास क्या होता है? विकास होता है कि ये जब बच्चा पैदा होता है या जो गर्भावस्था में होता है तब से लेकर यदि उसका अच्छे से विकास किया जाए या जन्म पूर्व से लेकर एक बच्चे के अंदर यदि उनके विकास के अंदर क्या है अच्छी शिक्षा प्रणाली दी जाए कि यदि छोटा बच्चा है, वही मैंने जो बताया कि यदि उसको ऐसे परिवार में रखेंगे कि जिसको बोलने का भी नॉलेज नहीं है, पूरे दिन झगड़ते रहते हैं, तो उस बच्चे का विकास कैसा होगा? खराब होगा। और यदि एक शिक्षित परिवार है, अच्छा परिवार है, यदि उसके अंदर एक बच्चा पल रहा है तो उसकी तो शिक्षा अलग ही होगी, उसका विकास अलग ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें शैक्षिक प्रणाली के द्वारा इनको बच्चे को विकास में परिवर्तन लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये विकास का क्षेत्र हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नता कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता के थ्रू हम उनमें सुधार ला सकते हैं। कैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे होती है कि एक बालक मंद बुद्धि का बालक है, एक बालक कम ज्ञान ग्रहण कर पा रहा है, एक सृजनशील बालक है, एक प्रतिभाशाली बालक है, यदि उन सभी को आप साथ में शिक्षा दोगे तो वो नहीं ग्रहण कर पाएंगे। जो मैंने बताया कि एक बालक यदि नहीं सीख पा रहा है तो उस पर हम क्या करते थोपते तो कल याद करके लाना पक्का, नहीं तो ऐसा झापट लगाऊंगी कि पूरी जिंदगी भर याद रखेगा, ठीक है। ऐसे बोलते हैं जिससे क्या है हम नहीं समझ पा रहे हैं उन व्यक्तियों में, उन बालकों में विभिन्नता नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे पहले तो आप व्यक्तिगत विभिन्नता पहचानो कि कौन सा बालक क्या सीखने के लायक है। यदि बच्चा पास करके एक साल ऐसे ही पास करके यदि वो 8वीं 6ठी 7वीं क्लास में आ गया है लेकिन उसको लिखना तक नहीं आ रहा है, क्या हम उस बालक को उस कक्षा के स्तर का बालक कहेंगे? नहीं कह सकते। इसलिए अभी जो आधुनिक प्रणाली चल रही है उसमें क्या है अभी एक वर्कशीट निकाली, उसमें लिखा होता है कि मूल्यांकन के अंदर लिखा दिया जाता है कि 2 ऐसे गोले होंगे कि क्या बालक कक्षा के स्तर के अनुरूप है, क्या बालक कक्षा के स्तर के अनुरूप नहीं है। तो उसमें फिर मूल्यांकन में जो अध्यापक है वो लिखता है यह बालक कक्षा के स्तर के अनुरूप नहीं है। रीजन क्यों? क्योंकि ये बुक पढ़ने में असमर्थ है। फिर उसके अंदर ये लिखी होती है। तो एक शिक्षक की जिम्मेवारी होती है कि वो उस बालक को
जो जिस कक्षा स्तर का है उस कक्षा स्तर में बैठाकर उसको ज्ञान दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से कि व्यक्तिगत विभिन्नता करनी सीखनी जरूरी है। ये किसके थ्रू हो रहा है? यदि एक शिक्षक शैक्षिक प्रणाली का प्रयोग करके उसको ऐसा सुधार ला सकता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू ही व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचान में आ रहे हैं और फिर पहचान करके उसकी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, तो ये है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता। फिर आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व यानी कि इसका अर्थ माना जाता है मुखौटे से। हालांकि हम इसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व क्या है। ठीक है ना, तो व्यक्तित्व क्या होता है? मुखौटा। इसका मुखौटे पहले इसको क्या किस अर्थ में समझा जाता था? एक संकुचित अर्थ था। क्या बोलते थे कि व्यक्ति का जो मुखौटा यानी जो बाहरी आवरण जिस स्वरूप में दिख रहा है, या एक छोटा व्यक्ति है या एक पूरा लंबा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है उसको मंद बुद्धि या कम ऐसे माना जाता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, या एक लंबा चौड़ा बढ़िया अच्छा व्यक्ति है या दिखने में भी खूबसूरत है, तो देखने वाले ये कहते हैं कि हाँ इसका व्यक्तित्व अच्छा है। मतलब उनके बाहरी संरचना को देख के क्या कहा जाता था कि उसके व्यक्तित्व की पहचान की जाती थी। ये थी पहले की प्रणाली। लेकिन आधुनिक जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें व्यक्तित्व की परिभाषा ये नहीं दी जाती है कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या होती है कि व्यक्तित्व वह है एक व्यक्ति का कि व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों को भी पहचाना जाता है। बाह्य तथा आंतरिक गुणों को व्यवहारिक ज्ञान के थ्रू पहचाना जाता है कि एक व्यक्ति यदि लेकिन ठिगना है तो फिर भी लेकिन वो उनको व्यवहारिक तो है ना, सबके सामने या सबके साथ अच्छे से रहना जानता है, तब वो उस व्यक्तित्व कैसा होगा? सर्वश्रेष्ठ या अच्छा व्यक्तित्व होगा। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति क्या है कि वो लंबा पूरा कद से अच्छा खूबसूरत तो है लेकिन उनके गुण अच्छे नहीं है, तो क्या उस व्यक्तित्व का अच्छा व्यक्तित्व कहा जाएगा? नहीं। ठीक है, ये आती है व्यक्तित्व के अंदर। ये हम व्यक्तित्व कब पहचान सकते हैं एक व्यक्ति का कि अपन को यदि शिक्षा है यानी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तभी हम पहचान सकते हैं। फिर देखो विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक की जो ऐसे बालक जो क्या है जैसे प्रतिभाशाली बालक है, सृजनशील बालक है, उसके अलग उसमें क्या पाई जाती हैं? कुछ विशेषताएं पाई जाती है। जैसे सृजनशील बालक के अंदर अपन देखें तो कुछ व्यक्ति क्या हैं, कुछ जो बालक है क्या है, गाना गाने में होशियार होते हैं, कोई डांस करने में होशियार होते हैं, किसी के साथ कला की शैली होती है कि वो ये अच्छे से मतलब पेंटिंग बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से कोई बालक क्या है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा उसको आगे जैसे इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, वो क्या है प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो इस तरह से मतलब अलग अलग खूबियां अलग अलग बालकों में पाई जाती हैं। अलग अलग विशिष्ट बालक का अर्थ है कि यह बालक अपने आप में विशिष्ट है, इसके अंदर दूसरे के जैसे गुण नहीं है, कुछ अलग है। ठीक है, वो इसके द्वारा ही होते हैं, शिक्षा के द्वारा ही होते हैं। अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया होती है सीखने की प्रक्रिया। ये तो पूरी प्रक्रिया आपकी शिक्षा पर ही निर्भर है और है ये शिक्षा खुद ही कि अधिगम क्या है? सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया कि दूसरे के ज्ञान को देखकर हम क्या करते हैं? सीखते हैं। बच्चा देखकर सीखता है, तभी तो बच्चे को क्या है अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई जाती है जिसमें कुछ अच्छे कार्य किए जाते हैं, तो जिससे बच्चा क्या करता है उस अधिगम को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये पूरी हम पढ़ेंगे अधिगम प्रक्रिया क्या है। फिर आता है पाठ्यक्रम निर्माण। कि पाठ्यक्रम निर्माण जैसे आपकी कक्षा फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की ये क्या होती है? बुक होती है, इनकी अलग पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम का अर्थ है पुस्तकें। ठीक है, उन पुस्तकों के अंदर जो विस्तार से आपका पाठ्यक्रम वो होता है कि एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर क्या क्या टॉपिक देना है। ये नहीं कि पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा सहायक क्यों है कि यदि पहली क्लास का बच्चा है उसको चौथी क्लास के जैसे पाठ्यक्रम दे दे तो वो कैसे पढ़ पाएगा, और एक 10वीं 11वीं क्लास का है उसको चौथी 5वीं का दे दे तो उसके क्या फायदा होगा। इसीलिए पाठ्यक्रम निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है कि एक इस कक्षा स्तर का बालक ये इतना पढ़ सकता है या इतनी सामग्री हम उनके अंदर ऐड करें, पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या ऐड करें। ठीक है, जैसे जैसे अब आगे क्या है मॉडर्न जमाना आ रहा है तो उसमें बच्चों पर पाठ्यक्रम का भी बोझ बढ़ता जा रहा है, यानी उनको क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो क्या है कंप्यूटर से भी तेज हो गए, तो उनको जो पहले वाला पाठ्यक्रम था वो तो उनको सीखने में मजा नहीं आ रहा है, वो सोचते कि ये तो कुछ नहीं चुटकियों का खेल है हम कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये पाठ्यक्रम निर्माण
और मानसिक स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा तभी सफल हो सकती है कि एक बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है। कि यदि बच्चा घर पारिवारिक से यदि उसके ऊपर कुछ थोपा जा रहा है, यदि उसको बार बार अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि तू गधा है, तू नालायक है, ये काम नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा? नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा के अंदर कि एक बच्चे का, एक बालक का मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। अब आप लोगों के लिए भी मैं बता देती हूँ कि यदि आपको लैब असिस्टेंट के अंदर सेलेक्ट होना है तो अपने यहाँ से स्वस्थ रहो, इस माइंड को स्वस्थ रखो, नेगेटिविटी मत आने दो। यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो यदि आपने ज्ञान 80 से 85% या 90 तक ही कवर कर लिया तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है। यदि एक बालक 100% कवर कर रहा है लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है तो उससे आप आगे हो। यदि आप 80% कर रहे हो लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगी, कभी इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से आपको परीक्षा के अंदर मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ हो गए। शिक्षण विधियां विधियों का अर्थ है कि देखो पुराने जमाने में व्याख्यान विधि थी, रटंत विधि, ठीक है, इस तरह की विधियां थी कि बच्चे के ऊपर थोपा जाता था ये तेरे को याद करना है, वो करना है। लेकिन आधुनिक जो शिक्षण विधियां हैं उसके अंदर क्या है कि बच्चे को प्रयोगात्मक विधि दी जाती है, ठीक है ना, उसको वैज्ञानिक तौर पे उसको सिखाया जाता है, उनके सिद्धांतों और नियमों को प्रैक्टिकल कर करके सिखाया जाता है। तो ये आधुनिकता के कैसे आई? ये आधुनिकता शिक्षा मनोविज्ञान के कारण है। ठीक है, यानी कि एक बालक को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। अब जैसे ही एक शिक्षक क्या करता है, पहले क्या करता है, गया क्लास के अंदर गया और जाते ही क्या है बुक उठाई और पढ़ाने लग जाता था। लेकिन आज के टाइम में जो शिक्षक है वो क्या करेगा, सबसे पहले बालक को पढ़ने के लिए तैयार करेगा। और आधुनिक प्रणाली में ये जरूरी है कि बच्चे को पढ़ने के लिए सबसे पहले तैयार करना जरूरी है। तो शिक्षण विधि का अर्थ ये होगा कि बालक को सबसे पहले एक अध्यापक की जिम्मेवारी है कि वो जाते ही बालक को तैयार करे, पढ़ने के लिए तैयार करे। कैसे? या तो उसको अच्छी अच्छी कहानियां बता दे या थोड़ी सी उसको कुछ ऐसे इस तरह से मोटिवेट कर दे अंदर से जब बच्चा क्या है जिससे अच्छे से उसको सीख पाए। ठीक है, यानी कि वो तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। जाते ही यदि आप पढ़ोगे, वैसे ही यदि आपका किसी का चौथा या 7वां 8वां पीरियड होता है तो बच्चे को वैसे ही नींद आने लगती है, लेकिन आपका वो ज्ञान दिया हुआ कुछ ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए अध्यापक की जिम्मेवारी होती है कि वो जाते ही बालक को तैयार करे पढ़ने के लिए, मोटिवेट करे उसको। ठीक है, तो देखिए और यदि मैं कहूँ तो आप लोग भी यदि आप पढ़ रहे हो तो बीच बीच में कुछ ऐसे मोटिवेशन के जो स्पीच या मोटिवेशन पढ़ लेना चाहिए, जिससे क्या है आप भी बार बार आप अंदर से तैयार हो जाओ। ठीक है ना, तो बीच बीच में आपको भी मोटिवेशन मिलना जरूरी है, क्योंकि आप भी तो बालक को भी पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो। विद्यार्थी है, एक शिक्षक भी विद्यार्थी ही होता है, वो जिंदगी भर बालकों से सीखता जाता है और बालकों को वो खुद अपनी शिक्षा देता जाता है। तो इस जीवन में जितने भी लोग हैं सब शिक्षार्थी हैं और सब शिक्षक भी हैं। एक बालक है वो भी शिक्षक होता है। कैसे? कि यदि उसके पास कुछ ज्ञान है वो दूसरे को भी देगा कि अरे तू ऐसे मत कर, कि तू ऐसे मत किया कर, तो ये अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब अपने घर की गृहस्थी को बोलता है, तभी वो शिक्षक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छी शिक्षा दे रहा है पास के बच्चे को। इसलिए सभी शिक्षक होते हैं, सभी विद्यार्थी होते हैं। जो शिक्षक है वो भी विद्यार्थी है, वो भी जिंदगी के बहुत सारे अनुभवों को लास्ट टाइम तक सीखता जाता है। और मैंने अभी बताया था कि एक व्यक्ति मरते हुए भी वो सीख कर जाता है, कौन अपना कौन पराया है। तो देखिए फिर आता है निर्देशन और परामर्श। निर्देशन और परामर्श का अर्थ है गाइडेंस, कि जैसे एक बालक को गाइडेंस देना जरूरी है। ये नहीं कि बच्चे को आप जैसे एक मैथ का टीचर है या एक साइंस का टीचर है वो आकर उसको जैसे सामाजिक विज्ञान का ज्ञान देने लग जाए, कि खुद को तो पता नहीं है लेकिन खुद उसको कैसे बता पाएगा, कैसे बच्चों को गाइड कर पाएगा। इसलिए बच्चों को गाइडेंस देना जरूरी है। जैसे आप लोग क्या है पढ़ रहे हो, माना आपका लैब असिस्टेंट का क्या है
अभी पेपर है जून के अंदर, और अभी वैसे ही आपके पास टाइम कम है, तो यदि आप क्या है अच्छे गाइड नहीं ले पाओगे या अच्छी गाइडेंस नहीं प्राप्त कर पाओगे तो आप कैसे पढ़ पाओगे। कि यदि आप जो सिलेबस हैं उसके एक्स्ट्रा आप पढ़ने लग गए या आपको नहीं पता है, आपको किसी ने नहीं गाइड किया कि आपको ये चीज़ पढ़ना है और आप उस चीज़ को पढ़ने लग गए, क्योंकि आपको तो पता नहीं, आपको किसी ने गाइड नहीं किया, आपको निर्देश नहीं दिया, तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं। इसलिए एक शिक्षक की भूमिका होती है कि वो अपने बच्चों को गाइड करे कि आपको ये सीखना है, ये, और वो गाइडेंस भी अच्छी होनी चाहिए, जिंदगी में उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यदि मैं कह दूं कि ये शिक्षा मनोविज्ञान, अब बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि मैडम आप 10 दिन के अंदर ये शिक्षा मनोविज्ञान कैसे पूरी कर दोगे। तो देखो, मैंने कुछ सोच समझकर ही ये कहा, ऐसे नहीं कहा है। इसका क्या मतलब है, देखो आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर क्या दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, रीड की भी पढ़ते हैं, सेकंड ग्रेड की भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रेड की भी पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहती आप पूरी की पूरी वो पढ़ो, मैं ये कहती हूँ हाँ कि इनके क्वेश्चन हल कर दो उनके, क्योंकि बीच से कुछ पीछे से कुछ है। क्यों नहीं कहती, क्योंकि उसके अंदर पूरा सबसे ज्यादा, रीड के अंदर देखो तो आप सबसे ज्यादा किसका वर्णन किया गया है, बाल विकास का वर्णन किया गया है। लेकिन आपके अंदर मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र आ रहा है, मैंने मनोविज्ञान के क्षेत्र बताए, याद है ना, सामान्य, असामान्य, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक और बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, उसके बाद प्रौढ़ मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, और एक अंत में एक था शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपके सिलेबस के अंदर क्या दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो आपको गाइडेंस, निर्देश होना जरूरी है। यदि आपको मैं वो वहां से पढ़ाने लगूं तो वहां से इतने ज्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं, और क्वेश्चन आपका शिक्षा मनोविज्ञान से है, तो फिर वो आपके फायदा कहाँ हुआ, उपयोगी कहाँ हुआ। इसलिए ये जरूरी होता है अच्छी गाइड मिलना और अच्छे निर्देश, उपयोगी निर्देश मिलना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि भी आपको 10 दिन, वैसे भी आपके जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके अंदर ऐसे टॉपिक नहीं दिए गए हैं कि आप बाल विकास पढ़ो, किशोरावस्था पढ़ो, ये पढ़ो, और क्या है बाकी जो रीड का, सेकंड ग्रेड का इनका होता है, उनके अंदर टॉपिक दिए होते हैं कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ो। ठीक है, तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान से जितने भी रिलेटेड है वो पढ़ना है। देखो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, जैसे विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता, आगे विकास के भी थोड़े पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके सिद्धांत है, क्योंकि ये हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। ठीक है, व्यक्तित्व पढ़ेंगे, विशिष्ट बालक पढ़ेंगे, अधिगम पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम निर्माण, ये शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। ठीक है ना, मापन और मूल्यांकन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर क्या जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर क्या है वो पढ़ेंगे, न कि हम उसकी जो अलग से शाखा जैसे बाल विकास की है। हाँ, थोड़ा विकास के अंदर आ जाता है कि एक बालक का विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे होता है, उसका शिशुअवस्था में कैसे होता है, किशोरावस्था में कैसे होता है, वो हम थोड़ा डिटेल में आधे घंटा का है वो हम पढ़ लें। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने सोच समझ कर कहा है कि मैं आपको 10 लेक्चर के अंदर आपको ये साइकोलॉजी कवर करवाऊंगी, और हो सके इसके क्वेश्चन क्या है, देखो आप मान के देखो कि आपका राजस्थान जीके हैं, साथ में आपका क्या है इंडिया और विश्व का है, साथ में करंट, और साथ में ये शैक्षिक मनोविज्ञान। तो अब इनमें से डिवाइडेशन होगा, और इसमें मैं कहूँगी कि 70% तक आपका आएगा राजस्थान जीके, बाकी जो 30% है वो इन तीनों टॉपिक में से आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये है आपका, इस तरह से इनके कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, निर्देशन और परामर्श, एक बच्चे को अच्छी गाइडेंस होना जरूरी है। फिर देखो मापन और मूल्यांकन, देखो यदि एक बालक पूरी साल वो पढ़ के आया है और यदि उसके अंत में ये पहचान नहीं की जाए कि इस बच्चे ने क्या सीखा है, तो उस शिक्षा का क्या महत्व है, क्या फायदा है उस शिक्षा का। तो उस यदि बच्चा पूरी साल पढ़ के आया है, उसके मूल्यांकन किए जाते हैं, अलग अलग स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है, उसका मापन किया जाता है। फर्स्ट टेस्ट होता है, सेकंड टेस्ट होता है, थर्ड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद हाफ ईयरली होते हैं, फिर ईयरली एग्जाम होते हैं। तो ये क्यों होते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि इन 1-2 महीने में बच्चा क्या सीखा है। ठीक है, और फिर उसको सीखने के स्तर को देखे कि हाँ बच्चे ने ये ज्ञान ग्रहण कर लिया, एक बालक ने ये इस स्तर का ज्ञान ग्रहण कर लिया, तो फिर वो अध्यापक क्या करेगा, उसका फिर वापिस से उसको क्या, उस
स्तर को देखकर, उस फर्स्ट टेस्ट के मूल्यांकन को देखकर क्या करेगा, आगे वो उसको ज्ञान देगा। फिर वो देखेगा कि सेकंड पेपर में, सेकंड टेस्ट में देखेगा कि हाँ बच्चे से पहले सुधार आया है कि नहीं आया, उस हिसाब से फिर आगे वो आगे की शिक्षा देगा। इस तरह से फिर हाफ ईयरली और फिर आपके ईयरली एग्जाम। इसे बच्चे के मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चे को पहचाना जाए कि कितना इन्होंने ज्ञान ग्रहण कर लिया। फिर यदि वो बच्चा आगे की क्लास के लायक है तो उसको आगे की क्लास में बैठाया जाता है, यदि वो नहीं है तो उसके पीछे की क्लास में पहले कवर कराया जाता है और फिर आगे बैठाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है मापन और मूल्यांकन। इसमें इस पद्धति में भी पूरा का पूरा शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, अब देखो समूह एवं गतिशीलता। समूह गतिशीलता क्या है कि एक बच्चा जो है, एक बालक जो है, समूह गतिशीलता की एक व्यक्तिगत गतिशीलता और एक सामूहिक गतिशीलता होती है। कि एक बालक यदि वो एक समूह के अंदर किस तरह से पढ़ रहा है या उसको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने की अलग से जरूरत है, ठीक है, वो होती है उसकी सामूहिक तथा व्यक्तिगत गतिशीलता। फिर आता है अनुसंधान। अनुसंधान कहें तो खोज। क्या है? खोज। देखो आज की जो शिक्षा प्रणाली है पूरी की पूरी खोज पर और अनुसंधान पर आधारित है। यानी कि यदि हम विज्ञान के क्षेत्र के अंदर पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स लेके पढ़ रहे हैं, जैसे हमने क्या देखा, अपने जो पृथ्वी है इसको देख लिया, ठीक है, इसके ऊपर पूरी खोज की हुई है कि किस तरह से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस तरह से इसका भार है या चंद्रमा के भार से कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, ये सब, ये इसके ऊपर जीव पाए जाते हैं तो इसका उत्पन्न कैसे हुआ, इस नई नई तरीके की खोज की जाती है। ये खोज के क्षेत्र में भी आज भी वैज्ञानिक खोज चल रही है, खोज जारी है। ये पहले कुछ ही दिन पहले क्या था कि भाई पृथ्वी एक ब्लैक होल में जाने वाली है, फिर हम सभी मर जाएंगे, काला पानी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो ब्लैक होल क्या था, वो किसी ने तो खोजा था, उसके ऊपर भी खोज चल रही है कि ये क्या होता है, क्या होता है इसके अंदर जिससे पृथ्वी जाने पर मर जाती है, उसके ऊपर सभी जीव मर जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज जो है खोज की जो है, वो अनुसंधान जो है उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, तो ये था शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। प्रकृति यानी कि ये किस तरह की है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक है। ये कैसी पद्धति है, प्रकृति इसकी कैसी है, वैज्ञानिक पद्धति है। अमनोवैज्ञानिक क्या होती है, रटन पद्धति जो पहले की थी। वैज्ञानिक का अर्थ है कि ये पूरी तरह से क्या है, प्रयोगों पर आधारित है तथा उससे क्या, क्यों तथा कैसे का जवाब दे सकते हैं। कि एक जो ऐसे कहें कि एक किसी चीज की खोज हुई, ठीक है, माना जैसे मैंने क्या कहा, इस मान लिया चंद्रमा की खोज हुई, ठीक है, चंद्रमा की खोज हुई तो सब चीज इसी का जवाब देने कि चंद्रमा क्या है और क्या कार्य करता है, क्या इस पे जीवन संभव है, क्या ये चीज है। इन सभी कारणों का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो पद्धति का उपयोग में ली जाती है या जो चीज उसको दे सकते हैं, उन सभी उत्तरों का जवाब दे सकते हैं, ऐसा जो प्रणाली है, इस प्रणाली को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रणाली कहते हैं। प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करके दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा इसकी प्रकृति है कि नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या है, नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो स्कूल के अंदर क्या है, अलग अलग नियम बनाए जाते हैं कि बच्चा सबसे पहले आते ही प्रेयर करेगा भगवान से, फिर उसके बाद में ये पीरियड आएगा, फिर उसके बाद ये, ठीक है ना। उसमें भी क्या है, जो उनका पाठ्यक्रम होता है उसका नियम होता है कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, ये उसका क्या हो गया, नियम हो गया। फिर उस नियम की क्या है, पूरी तरह से व्याख्या की जाती है और उसमें सिद्धांत लगाया जाता है कि इस सिद्धांत के थ्रू ये नियम की पालना करता है। तो इस तरह से नियम और सिद्धांतों का ज्ञान दिया जाता है। ये उसकी क्या है, प्रकृति है कि नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके एक बच्चे को ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, सत्य, सदैव सत्य की खोज करता है। ये नहीं कि देखो शिक्षा में क्या होता है, हमेशा सत्य की खोज के थ्रू इस बच्चे को क्या दी जाती है, शिक्षा। ये नहीं कि असत्य क्या चीज है, यानी कि नेगेटिव, कहने का अर्थ है कि नेगेटिविटी नहीं रखी जाती। बच्चों को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ क्या दिया जाता है, उनको ज्ञान दिया जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि ये बात बेटा सत्य है, आप इसको ग्रहण करो। ये नहीं कहा जाता कि ये असत्य है इसको त्यागो, या ये असत्य है इसको ग्रहण करो। एक बच्चे को, एक बालक को हमेशा सत्य का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है,
व्यवहारिक ज्ञान, बच्चे को ये एक व्यवहारिक ज्ञान, जैसे कि बालक को ये सिखाया जाता है कि आप अपने जैसे दोस्त हैं या आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, आप उनके साथ झगड़ा मत करो, आप उनके साथ खेलो, उनको भी आप जब खाना खा रहे हो तो उन लोगों को भी, आपके जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उनको भी खाना खिलाओ, जिससे क्या है प्रेम भाव बनेगा। इस तरह से उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, वो किसके थ्रू, इस प्रकृति के, इसकी प्रकृति है शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं पर, अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं के क्या और क्यों से संबंधित है। कि अतीत में क्या था, मैंने कहा कि वहां कुछ नहीं, ऐसे अगर कुछ लिख दिया कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वहां बस बच्चे को रटा दिया जाता था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उनको नहीं बताया जाता था कि क्यों लगाती है ये चक्कर, किस कारण से लगाती है और ये चक्कर लगाने के परिणाम क्या है। तो वो क्या था, वो एक रटंत पद्धति थी, उसके अंदर सिर्फ ये चीज दिया था, नियम और सिद्धांत सिर्फ रटा दिए जाते थे कि हाँ ये चीज रट लो। लेकिन आज का जो आधुनिक जमाना है उसमें क्या है, क्या तथा क्यों, यानी वर्तमान की घटनाओं में क्या तथा क्यों का क्या है संबंध बताया जाता है, या ये चीज क्यों हुई और इसके होने के क्या कारण है। ये प्रकृति कौन रखता है, एक शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, फिर देखो सकारात्मक विज्ञान है। सकारात्मक मैंने यही कहा कि पॉजिटिविटी के साथ एक अध्यापक पढ़ाएगा बालक को, सकारात्मक ज्ञान देगा एक बालक को। फिर देखते हैं सिद्धांत सार्वभौमिक है। इस शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक का अर्थ है सभी जगह लागू है। ये नहीं कि यही ये सिद्धांत लागू है बस यहाँ तक ही, कि विद्यालय के अंदर बच्चे को सिखाया बस ये सिद्धांत यही लागू है, नहीं, ये सार्वभौमिक है, ऑलराउंड है, सभी जगह लागू होता है। ठीक है, अब देखो पुष्टिकरण, सिद्धांतों की पुष्टि भी की जाती है। ये सिद्धांत सभी जगह लागू है लेकिन उसकी फिर पुष्टि भी की जाती है कि इसके थ्रू क्या निष्कर्ष निकलता है और इसके परिणाम क्या है, उसी को बोला जाता है पुष्टिकरण। पुष्टि की जाती है क्या ये सिद्धांत सही है या फिर उसका निष्कर्ष क्या निकलता है अंत में, वो देखा जाता है। ठीक है, तो ये है इस विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। अब आप कहोगे कि मैडम फालतू में ये क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो मैं फालतू में नहीं पढ़ा रही, क्योंकि ये पूछा जाता है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन दे देते हैं कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है या निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये इनकी प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, यानी कि ये जो हमने क्षेत्र तथा उनके प्रकृति देखी, इन शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हम एक बालक तथा शिक्षक के अंदर किस प्रकार से उतार सकते हैं, किस प्रकार से ये शिक्षा मनोविज्ञान का ग्रहण करके अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, या हम कहते हैं कि किस किस उद्देश्य के लिए ये शिक्षा मनोविज्ञान रखी गई है। यानी कि जैसे आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है कि जैसे लैब असिस्टेंट बन के मैं बच्चों को अच्छी प्रैक्टिकल करवाना या कुछ अच्छा कर पाना दूसरों के लिए, कि दूसरों की भलाई के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, ये आपका क्या हो गया, मुख्य उद्देश्य हो गया कि मैं इसके लिए ये पढ़ रहा हूँ। ठीक है, वो ये कि इस शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि इस जो ये समाज है इसके अंदर बालकों में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है, साथ साथ में शिक्षकों में भी किस तरह से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि एक बालक की बुद्धि ज्ञान व्यवहार में उन्नति लाना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है शिक्षा का, कि एक बालक जो है उनकी बुद्धि तथा ज्ञान, बच्चे को ज्ञान देके क्या है उसमें उन्नति लाना, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन लाना। देखो एक बालक क्या होता है, घर पे जैसे बोलते हैं कि ये कुछ नहीं करता है, कहना नहीं मानता है, ये नहीं करता है, फिर उसको क्या है एक अच्छे स्कूल विद्यालय में अनुशासन जहाँ ज़्यादा है वहाँ उसको रखा जाता है, फिर वो बच्चा क्या है वहाँ धीरे धीरे करके उनके जो नियम तथा कानून होते हैं वो उनको सीख के बच्चा क्या करने लग जाता है, अच्छा व्यवहार कर लेता है। तो वो शिक्षा के द्वारा उसका क्या है व्यवहार में परिवर्तन लाया गया, क्या किया गया, उसकी बुद्धि को चेंज किया गया, उसके ज्ञान में परिवर्तन लाया गया, उसके व्यवहार को बदला गया, उसमें उन्नति लाई गई, ये उद्देश्य शिक्षा का हो गया। फिर देखिए दूसरा है कि बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास, कि बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास ये लागू होता है एक शिक्षक पर। ठीक है, तो शिक्षक को क्या है बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण,
जैसे मैंने क्या कहा, पहले भी मैंने बताया कि अध्यापक क्या करता है कि बच्चे पे थोप देता है कि तेरे को ये याद करके लाना है, नहीं लाया तो मैं तेरे पिटाई करूँगा, ऐसी पिटाई करूँगा, जिंदगी भर याद रखेगा, ये करेगा। बच्चे में क्या कुंठा उत्पन्न हो रही है। लेकिन यदि एक अध्यापक वहीं उसको प्यार से समझाता है, बेटा ये याद करके लाना, कल कल तेरे को चॉकलेट दी जाएगी, या उनको ऐसे पुनर्बलन दिया जाता है कि यदि तू कक्षा में फर्स्ट आएगा या तू ऐसे करेगा, कि कमजोर छात्र है, यदि उसको इस तरह से पुनर्बलन देकर, सकारात्मक पुनर्बलन देकर, जैसे कि उसको कहें कि यदि तू फर्स्ट आया तो मैं तेरे लिए ये लेके आऊँगा, या एक दिन बच्चे ने अच्छा ज्ञान थोड़ा पढ़ लिया, उसके लिए उसको चॉकलेट दे दी, या कुछ इस प्रकार के इनाम दे दिए, पेन पेंसिल दे दी, तो बच्चा क्या है उससे फिर ऐसे दूसरे दिन भी अच्छे से पढ़ेगा कि हाँ मेरा टीचर बहुत अच्छा है, मेरे को कल क्या है इनाम देगा, जैसे मैं आज ये पढ़ूंगा। लेकिन वहीं एक दूसरा अध्यापक यदि उस पर थोप रहा है कि मैं तेरे को पीटूंगा, तो उनके अंदर डर बैठ जाता है, कुंठा पैदा हो जाती है, जिसे वो बच्चा ज्ञान सही से ग्रहण नहीं कर पाता है। तो कहने का अर्थ है कि बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। एक शिक्षक का सहानुभूति दर्शानी चाहिए बालकों के प्रति, ठीक है। उनका दृष्टिकोण का विकास देखना चाहिए कि आप बालक को किस दृष्टि से देख रहे हो। शिक्षक क्यों कहता है कि तू याद क्यों नहीं करके लाता, तेरे में क्या इतना नॉलेज नहीं, क्योंकि वो खुद उस एज में आगे सब चीज याद होती है, तो वो अपने ही दृष्टिकोण से वो उसको देखता है। लेकिन वहां उस शिक्षक को उस बालक के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि अभी ये बालक है, ये सीखने के लायक नहीं है, ये धीरे धीरे सीखेगा, तभी ये शिक्षा में सुधार लाकर इस शिक्षा प्रणाली को सुधारा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए सामाजिक संबंध अच्छे और उनके महत्व से परिचित करवाना, कि एक शिक्षक या घर में जो माता पिता है उनकी जिम्मेवारी बनती है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक बालक को सामाजिक संबंध मजबूत रखने के लिए उनको तौर तरीके बताए। किस तरह से कि घर में क्या कहते हैं माता पिता, या मतलब कई जगह तो ऐसे कहते हैं और कई जगह अभी सुधर गए हैं, क्या कहेंगे कि टिफिन बना के देगी माँ, देखना बेटा किसी को मत खिलाना, तू ही खा लेना, तू भूखा रह जाएगा और वो दूसरे तेरे खा जाएंगे, ये बोलते हैं ना किसी को मत खिलाना। तो क्या होता है, बच्चा सोचता है कि हाँ ठीक है, फिर उनके वहां सामाजिक जो संबंध है वो क्या है, कमजोर होते हैं। लेकिन उनको क्या कहना चाहिए कि हाँ बेटा प्रेम से मिल बैठ के सबके साथ खाना बांट के खाना चाहिए, प्रेम से, कि यदि कोई दूसरा खाना नहीं लाया तो तू तेरा खाना उनको बांट के खिलाना। वहां वो क्या दर्शा रही है, सामाजिक संबंध दर्शा रही है, कि दूसरों के साथ समाज में प्रेम भाव के साथ रहना सिखा रही है, ठीक है। तो ये होता है सामाजिक संबंध और उसके अच्छे संबंध और उनके महत्व। ये कहे कि कभी कभी ये भी हो जाता है कि कभी कभी बेटा मेरे से भी खाना नहीं बने तो तू यदि खिलाएगा तो दूसरे तेरे को भी खिला देंगे, ठीक है। हालांकि ये बात नहीं है, मतलब यदि आप दूसरे के साथ सामाजिक संबंध अच्छे रखोगे तो वो भी आपके साथ सामाजिक संबंध अच्छे रहेंगे, जिससे क्या है इस संसार में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव होगा और ये जो अत्याचार जो बढ़ रहा है वो क्या होगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। यदि आपने एक छोटी सी सोच बदल ली, एक छोटी सी एक घर के अंदर अपने आप को बदल लिया, तो ये पूरा धीरे धीरे करके ये संसार बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए समस्याओं का समाधान, ये इसका उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, समस्याओं का समाधान करना। जैसे बालक के सामने समस्यात्मक बालक होते हैं कि उनके साथ किस चीज़ की समस्या आ रही है, कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, या उनकी आंखें कमजोर है, या वो अक्षर को उल्टा सीख रहा है, उल्टा पढ़ना सीख रहा है, या उनको लिखने देते हैं तो वो उल्टा लिखते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उनके सामने किस तरह की समस्या है, या वो मानसिक तौर से कमजोर है, या फिर उनकी दृष्टि कमजोर है, या फिर उनके घर के अंदर कुछ पारिवारिक कारणों से वो नहीं हो रहा है, ये सब चीज उनकी पहचान करना वो क्या कहलाती है, समस्या। और फिर उसका उपचार करना वो क्या कहलाता है, निदान, समाधान, ठीक है। निदान क्या होता है, समस्याओं की पहचान करना। अब देखो शिक्षक को छात्रों के व्यवहार की व्याख्या, देखो शिक्षक को एक छात्र की व्यवहार की व्याख्या करनी चाहिए। कैसे, यदि कोई अच्छा बालक है, वो व्यवहार में अच्छा है, तो वो सबको ऐसे बताए कि हाँ ये देखो इस बच्चे के व्यवहार में ये परिवर्तन है, जिससे ये बच्चा आगे इस तरह से बढ़ रहा है। तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो दूसरी उस क्लास के दूसरे बच्चे वो भी ये चाहेंगे कि हम भी इस तरह से
अच्छा व्यवहार करें, जिससे हमारे भी टीचर क्या है, हमारी भी ऐसे मतलब हमारी भी ऐसे क्या करें, विशेषता बताएं। ठीक है, जिससे शिक्षक क्या है, हमारे भी इस तरह से जानकारी दे, हमको भी अच्छा लगे। तो एक बालक, एक जो शिक्षक है, उसको छात्रों के व्यवहार की व्याख्या करनी चाहिए, या उसको पहचान होनी चाहिए कि ये छात्र, ये बालक किस तरह का व्यवहार कर रहा है। यदि गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको वहीं उसको सचेत करें अच्छा व्यवहार करने के लिए। ठीक है, अब देखो, शिक्षक को छात्रों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आवश्यक तथ्य और सिद्धांत का उपयोग, यानी कि यदि वो बालक गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको वहीं उसको सुधारने के लिए कहें। ठीक है, यदि इस तरह से एक शिक्षक छात्रों के व्यवहार को सुधारने में अपने को, सबसे पहले तो ये होता है कि शिक्षक को खुद का व्यवहार सुधारना चाहिए। यदि उसका खुद का व्यवहार सही नहीं है तो बालक भी बोलेगा कि सर आप मेरे को क्या बोल रहे हो, पहले आप अपना व्यवहार सुधारिए ना। और आज के ज़माना कुछ अलग है, आज के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर से भी तेज हो रहे हैं, तो कहने में नहीं शर्माएंगे। पहले तो क्या भोले भाले होते थे, सुन लेते थे, जो अध्यापक कहते थे वही ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि शिक्षक को पहले व्यवहार सुधारना आना चाहिए। तो यदि शिक्षक अपना खुद व्यवहार सुधार के बच्चों में व्यवहार सुधार रहा है या उनको गलत व्यवहार कर रहा है, तो वहीं उनको सचेत करो कि आप ऐसा मत करो, जिससे, या उसके कारण तथा परिणाम बताओ कि आगे यदि आपने ये किया तो आगे आपके साथ ये होगा। जिससे बच्चा क्या है, जो बालक जो है वो क्या है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। तो ये थे उनके शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। नया टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है, कक्षा कक्ष परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। यानी जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाने जाता है शिक्षार्थी को, तो उस समय किस तरह की परिस्थिति होनी चाहिए, यानी एक शिक्षक को किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए जो बच्चों को दे सके, और किस तरह से उनकी देने की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, और एक बालक भी किस तरह का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले यही आता है कि जो शिक्षक है वो उनको मनोवैज्ञानिक तौर तरीके से बच्चों को क्या दे, ज्ञान दे। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का प्रयोग करते हुए, साइकोलॉजी के यानी कि मनोविज्ञान के थ्रू ही बच्चों को ज्ञान दे। उनका सबसे पहले कि वो बच्चा मानसिक तौर से किस तरह से वो सीख सकता है, उस तौर तरीके से ही एक क्या है, शिक्षक को ज्ञान देना चाहिए शिक्षार्थी को। ठीक है, तो उनके लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जेम्स ड्रेवर। ठीक है, जेम्स ड्रेवर ने लिखा है कि मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है, मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो क्या है, जिसके बिना हम क्या है, जिनका प्रयोग लिए बिना हम शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। कि शिक्षा के अंदर कोई समस्या है, जैसे एक शिक्षक है वो किस तरह से बच्चों को ग्रहण, यानी कि एक शिक्षक होता है जिसके पास भरपूर मात्रा में शिक्षा होती है लेकिन वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, इसका रीजन क्या है, तो वो हम उन समस्या का हल या उन समस्या का समाधान हम मनोविज्ञान के द्वारा ही पहचान कर सकते हैं। कि ऐसे थोड़ी ना है कि हम जाके पूछे कि शिक्षक की कि भी आप इतना नॉलेज होने के बाद भी आप बच्चों को नॉलेज क्यों नहीं दे पा रहे, क्या वो बताएगा कि मेरे अंदर ये कमी है? नहीं बताएगा। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक तौर तरीके से उसके अंदर उसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के, या बहुत सारी ऐसी विधियां होती है मनोविज्ञान की जिसके द्वारा क्या है, एक शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनके अंदर ये छुपी हुई जो कमी है वो पहचान सकते हैं। ठीक है, वैसे ही शिक्षा की हर क्षेत्र के अंदर यानी समस्या का समाधान हम मनोविज्ञान के बिना नहीं ढूंढ सकते। तो इन्होंने ये परिभाषा लिखी, याद रखना ये इनकी, जेम्स ड्रेवर की, मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक है, मनोविज्ञान की सहायता लिए बिना हम शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, हमें समस्या का समाधान करने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस मनोविज्ञान का कक्षा कक्ष की परिस्थिति में किस दृष्टि से करते हैं, कि शिक्षक की दृष्टि से आता है एक, और एक आता है आपका शिक्षार्थी की दृष्टि से। यानी कि एक शिक्षक के अंदर किस तरह के गुण होना चाहिए, किस तरह से वो गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे वो एक बालक को अच्छे से शिक्षा दे सके। तो क्या क्या होना चाहिए, स्वयं का ज्ञान होना चाहिए, उनकी स्वयं की तैयारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं
कि मुंह उठा के चल दिया और क्लास में जाते ही कुछ पता नहीं है तो उनसे क्या है बच्चों से कहानियां सुनने लगा, कुछ खुद अपनी कहानियां सुनाने लगा, तो क्या वो विषय का ज्ञान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए एक शिक्षक को पहले खुद के विषय का ज्ञान होना जरूरी है और स्वयं को तैयार होना जरूरी है कि किस तरह से मैं बालकों को शिक्षा दे सकता हूँ या किस तरह की जो नवीन विधि के द्वारा मैं बच्चों को शिक्षा दूं जिससे बच्चे भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि स्वयं का ज्ञान तथा तैयारी होना जरूरी है एक शिक्षक के अंदर। फिर आता है कि बाल विकास का अवस्थाओं का ज्ञान, कि बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होना जरूरी है कि एक बालक एक शिक्षक जो है 4th क्लास में जा रहा है लेकिन वहाँ ज्ञान जाकर कौन सी 5th या 6th क्लास का दे दिया, तो क्या वो बच्चे ग्रहण कर पाएंगे? तो एक शिक्षक को उन अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए कि ये एक उनकी बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था में हम उनको यही ज्ञान दे जिससे उसको क्या है बालक सीख पाएगा। और यदि 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में जाना है तो वो उन्हीं कक्षा स्तर के बालकों को ज्ञान दे और उनके अंदर जाकर ये भी कक्षा के अंदर जाकर ये भी देखना जरूरी है क्या ये बच्चा इस कक्षा स्तर का है। यानी कि यदि वो 5वीं क्लास में तो आ गया लेकिन यदि वो बच्चा कक्षा 5वीं क्लास के स्तर का नहीं है, स्तर का होने का मतलब क्या है कि 5वीं क्लास का जो पाठ्यक्रम है वो उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उस बच्चे को फिर वापस बैक क्लास में यानी 4th क्लास में बैठाए, उनको पहले वो 4th क्लास का ज्ञान कवर करवाए फिर उनको वापस अपने कक्षा स्तर में बैठाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होना जरूरी है। फिर आता है कि बालकों का चरित्र निर्माण, कि साथ साथ में बालकों के चरित्र निर्माण की भी शिक्षा देनी जरूरी है कि किस तरह से एक या उनको पहचान होना चाहिए कि ये बालक इसका चरित्र कैसा है, किस तरह का है। यदि किसी का चरित्र गलत है तो उनको सही निर्देश दे, सही गाइडेंस दे जिससे वो आगे नई दिशा में अच्छा चरित्र बना सके। ठीक है, फिर आता है कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान। व्यक्तिगत विभिन्नता ये भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था पहले आपको भी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि एक बालक प्रतिभाशाली है या फिर वो बच्चा सृजनात्मकशील है या वो मंद बुद्धि बालक है या वो समस्यात्मक बालक है। सबसे पहले उनकी पहचान करें कक्षा के अंदर जाकर, फिर उस बच्चे को किसको क्या जरूरत है उसी अनुसार उनको शिक्षा दे। ठीक है, फिर आता है कि बालकों की व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ये नहीं कि बच्चों को सीधा किताबी ज्ञान ही दे, उसके साथ साथ उसको अदरवाइज ज्ञान भी देता रहे कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर बच्चों को अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए या उनका कहना मानना चाहिए, जो माता पिता कहते हैं उनका कहना मानना चाहिए, या अपने दादा दादी के साथ प्रेम भाव से रहो, समाज के अंदर प्रेम भाव से रहो। इस तरह का सर्वांगीण विकास करने में भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिम्मेदारी है शिक्षक की कि वो स्कूल में बच्चे को सर्वांगीण विकास करने के लिए उनको शिक्षा दे। ठीक है, फिर आता है कक्षा की समस्याओं का समाधान। कक्षा की समस्याओं का समाधान करना भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। किस तरह कि यदि एक कक्षा किस तरह की है कि बच्चों को यदि बैठने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है तो वो बच्चा यदि बैठने में सही ढंग से नहीं बैठ रहा है तो क्या वो बच्चा सही से ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या आसपास का वातावरण कैसा है, यदि आसपास का वातावरण कुछ खराब है, ऐसे कि पास पड़ोसी के लड़ाई झगड़ा हो रहा है और इधर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चा उधर ध्यान नहीं देगा, वो उधर पास में क्या लड़ रहा है या क्या झगड़ रहा है, बोले कि देखना वो उनके मम्मी पापा लड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो उधर शिक्षक की तरफ ध्यान नहीं देगा। तो जिम्मेदारी है शिक्षक की कि उनका कक्षा का जो वातावरण है या कक्षा की व्यवस्था है वो खुद उनको सही ढंग से व्यवस्थित करे, कि ऐसी जगह पे ना हो कि जहाँ उनको बाहरी वातावरणों से भी डिस्टरबेंस हो तथा अंदर भी जैसे बैठने की व्यवस्था सही ढंग से होनी चाहिए। जैसे एक छोटी कक्षा है उसमें बहुत सारे बच्चे लेकिन बैठ नहीं पा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जगह में ऐसे ऐसे करके बैठ रहे हैं, तो वो क्या बच्चा सही ढंग से ग्रहण कर पाएगा? यानी कि इस कक्षा में कितने छात्र आ सकते हैं उसी अनुसार बैठाएं। ठीक है, ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा बड़ी कक्षा नहीं मिल पा रही है तो आप कहीं दूसरी कक्षा में बैठ के व्यवस्थित करिए। ये सब जिम्मेवारी एक शिक्षक की होती है, ये बच्चों की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, ये व्यवस्था किसकी होती है? शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। उपयुक्त शिक्षण विधि, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उपयुक्त शिक्षण विधि के द्वारा समझाए।
जैसे विज्ञान है, विज्ञान में पूरा विज्ञान प्रयोगों पर आधारित है। बच्चे को प्रैक्टिकली बताए, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दे देकर बताए कि देखो बेटा, आप जैसे पुष्प बता रहे हो तो उनको ऐसे बताओ कि देखो बेटा, ये आप क्या करना, आप जाते ही है ना पेड़ से एक फूल तोड़ना, ठीक है, फिर उसको देखना प्यारे से फूल जो ग्रीन कलर के होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके भयदल होते हैं। जैसे फिर उनको कहे कि ये देखो अंदर जो रंगीन होते हैं, जो इतने प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत, ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं दलपुंज। इस तरह से उनको बच्चे को क्या है, व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर ज्ञान दे तो वो बच्चा क्या है, यानी उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते यदि हम बालकों को शिक्षा देंगे तो वो बालक अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक उपयुक्त शिक्षण विधि का होना जरूरी है। ये नहीं कि आए और आते पढ़ा दी, देखो बच्चों ये आपके फूल के इतने भाग होते हैं, भाई दल होता है, दल होता है, आप इनको पढ़ लो और कर लो, ठीक है, तो क्या वो बच्चा सीख पाएगा? वो नाम तक भी याद नहीं रख पाएगा कि पुष्प के क्या भाग है। फिर उनको क्या है, अच्छे से व्यवहारिक ज्ञान के थ्रू यदि आपने समझाया है तो वो हमेशा के लिए याद रखेगा। ठीक है, अब आता है कि एक शिक्षार्थी की दृष्टि से किस तरह से कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ठीक है, वो हम देखते हैं। शिक्षार्थी यानी बालक, कि बालक जो है कि उनको क्या है, एक शिक्षक को वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान होना चाहिए, कि उनके जो एक शिक्षक, एक जो शिक्षार्थी जो है, बालक जो है, उसकी वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान होना चाहिए कि यह बालक किस वंशानुक्रम से, यानी उनके माता पिता, उनके पीछे का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और उनके भय वातावरण का भी ज्ञान होना चाहिए कि इनके घर पे वातावरण कैसा है, इसका माहौल कैसा है। ठीक है, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। मानसिक क्रियाओं का यानी कि एक बच्चे का दिमाग ज़्यादा कहाँ लग रहा है, खेल में लग रहा है, या एक बच्चे का दिमाग पढ़ाई में ज़्यादा लग रहा है, तो उनको उस क्षेत्र में ही ज़्यादा क्या है, विशेषता दी जानी चाहिए, जिससे वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो उनकी मानसिक क्रियाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान, कि एक बालक के अंदर क्या क्या योग्यता है, क्या वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, या वो किस मीडियम स्तर का बालक है, या बिल्कुल कमजोर है, या बहुत इंटेलिजेंट है। तो उनकी योग्यताओं का ज्ञान होना चाहिए। उनकी क्षमताएं, कि एक बालक किस हद तक वो ज्ञान ग्रहण कर सकता है, या सुबह से लेकर शाम तक धड़ाधड़ उसको पढ़ाई जाओ तो वो नहीं पढ़ पाएगा, उनकी इतनी क्षमता नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन एक छोटा बालक जो है वो 8 से 10 घंटा तक नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए उनकी क्षमताओं का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर आता है मूल प्रवृत्तियां, रुचियों का ज्ञान होना चाहिए। मूल प्रवृत्ति 14 मूल प्रवृत्ति हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति क्रोध है, आलस्य है, ठीक है ना, कि एक बच्चे को क्रोध क्यों आ रहा है, उसको आलस्य क्यों आ रहा है, प्रेम भाव है तो वो क्यों आ रहा है, ठीक है ना। उन मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान होना चाहिए, और साथ में उनकी रुचियों का भी ज्ञान होना चाहिए, कि एक बालक को किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया, खेल में है, कि वो पढ़ाई में है, या फिर वो कला में, संस्कृति में है। ठीक है, फिर आता है आत्म मूल्यांकन का ज्ञान, कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक बालक को खुद को पता होना चाहिए कि वो किस स्तर का है, या उसको कितना ज्ञान है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। एक बालक को ये ज्ञान करवाना एक अध्यापक की जिम्मेवारी है कि इस स्तर तक वो बालक है। आत्म मूल्यांकन का अर्थ होता है कि खुद का खुद मूल्यांकन करना, कि हाँ मैं इस स्तर तक ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ और आगे मेरे को ये ज्ञान ग्रहण करने की जरूरी है। तो आत्म मूल्यांकन होना भी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा सब कक्ष में जो एक व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, कक्ष की व्यवस्था। इससे पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझा, और उसके अंदर जो परिभाषाएं आई वो समझी, ठीक है ना, उनके क्षेत्र हम लोगों ने देख लिए। इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए, मैं आपको क्या है, टेलीग्राम पे डेली के कुछ ना कुछ उनके क्वेश्चंस साइकोलॉजी के तथा साइंस के भी डाला करूँगी, और साथ में क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा उनके कंटेंट भी डाल दिया करूँगी साइकोलॉजी के, जिससे आप पढ़ लिया करो। मैं रेगुलर क्लास साइकोलॉजी की नहीं ले सकती, क्योंकि आपको क्या है, बायोलॉजी भी पढ़ाना है, और साथ में प्लस मेरे खुद के काम भी है, ठीक है, खुद की जिम्मेदारियां भी है, बच्चों को भी पालना है, सब बहुत सारी जिम्मेदारी होती है घर में। ठीक है, तो
उनके साथ मैं रेगुलर क्लास नहीं ले सकती। जैसे जैसे मेरे को टाइम लगेगा मैं आप लोगों को वैसे वैसे साइकोलॉजी की क्लास प्रोवाइड करवाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई हो।